हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड। अब हम लोग देखते हैं कि एनर्जी जो रिलीज होता है रेस्पिरेशन के द्वारा वो स्टोर कैसे होता है। ऑल द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज नॉट यूज्ड इमीडिएटली बाय एन ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल। प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी हो, उसमें रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होता है उसका इमीडिएटली यूज नहीं किया जाता है। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर भी होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के सेल्स में ही एटीपी के रूप में स्टोर भी होती है एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और ऑर्गेनिज्म के द्वारा उपयोग में लाई जाती है जब भी उसका उपयोग हो। वी शुड फर्स्ट नो द मीनिंग ऑफ एडीपी, एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब हम आगे कुछ चर्चा करें उसके पहले आपको एडीपी, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बारे में सबसे पहले बताएंगे। ADP is a substance called adenosine diphosphate। ADP वह सबस्टांस है जिसे कि कहा जाता है क्या, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और द मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP आर प्रेजेंट इन ए सेल। ADP का जो मॉलिक्यूल्स है वो सेल में प्रेजेंट होता है और ADP हैज लो एनर्जी कंटेंट। और ADP के पास एनर्जी कम मात्रा में होता है। ADP क्या है, लो एनर्जी कंटेंट है। ADP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ATP इज ए सबस्टांस कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ATP का फुल फॉर्म क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड ए सेल, यह भी सेल में उपस्थित होता है। और ATP है जे हाई एनर्जी कंटेंट। ATP जो होते हैं वो हाई एनर्जी कंटेंट किए हुए रहते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट is a substance which contains a phosphate group made up of phosphorus and oxygen। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक सबस्टांस है जो कि फॉस्फेट ग्रुप का बना होता है। फॉस्फेट ग्रुप होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक सबस्टांस है जो कि फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। और यह फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं वो बने हुए होते हैं किसके, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन के। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आर आल्सो प्रेजेंट इन ए सेल। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी सेल में प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग जस्ट फॉस्फेट। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम लोग सिर्फ फॉस्फेट से ही डिनोट करते हैं। सिर्फ फॉस्फेट राइट लिख दिए और आप समझ जाइए कि वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की चर्चा हो रही है। The inorganic phosphate can also be represented by the symbol Pi। और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम लोग Pi से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर P स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट, जहां की P का मीनिंग होता है फॉस्फेट एंड I का मीनिंग होता है इनऑर्गेनिक। यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल P स्मॉल I, जहां P का मतलब क्या है फॉस्फेट और I का मतलब क्या है इनऑर्गेनिक। ADP कंटेन्स 2 फॉस्फेट ग्रुप। एक ADP में 2 फॉस्फेट ग्रुप होता है। एक ADP में कितने फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, 2 फॉस्फेट ग्रुप। वेयर एज ATP कंटेन्स 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, जबकि ATP में होते हैं 3 फॉस्फेट ग्रुप इन इट्स मॉलिक्यूल्स। नंबर 1, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ADP जो होते हैं वो लो एनर्जी कंटेंट होते हैं। अब यह जो ADP जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, वह सेल के अंदर फॉस्फेट के साथ मिल जाता है और जो रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी निकलती है उसकी उपयोग करके उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। ADP जो है सेल के अंदर ADP फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करता है और वहां जो रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी मिला वो भी ये तीनों मिल करके बना देता है क्या, ATP। और तो इस ATP के पास एनर्जी ज्यादा हो गई, हाई एनर्जी। इस ATP के पास क्या है, हाई एनर्जी हो गया।
व्हेन द सेल्स नीड्स एनर्जी, और जब भी सेल्स को एनर्जी की जरूरत होती है, देन एटीपी कैन ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी, और जब भी जरूरत पड़ी तो वो क्या करता है कि एटीपी को क्या करती है कि ब्रेक कर देता है और आपका एनर्जी रिलीज होता है। जैसे देखिए एटीपी है, अब यह एटीपी क्या होता है कि एटीपी से आप वाटर के साथ मिल करके, या वाटर जब इस पर पड़ा, ठीक है, एटीपी पर जब वाटर पड़ा तो ये क्या होता है कि ये एटीपी एडीपी में टूट जाता है और साथ में फॉस्फेट निकलता है और साथ में एनर्जी निकलता है जिसका कि यूज किया जाता है सेल के द्वारा। कहने का अर्थ हुआ कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जब एनर्जी ज्यादा बन गया तो उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए सेल में एडीपी, फॉस्फेट और एनर्जी मिल जाते हैं और मिल करके एटीपी के रूप में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाते हैं। और जब भी सेल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ी तो उस एटीपी पर वाटर के साथ, वाटर का फुहारा उस पर पड़ा, वो वाटर के साथ मिला और वह तुरंत एडीपी और फॉस्फेट में टूट गया और वह एनर्जी के रूप में एनर्जी रिलीज हुआ और उस एनर्जी को सेल्स के रूप में सेल्स जो है उसको यूज करने लगा। और ये वाटर कहां से आता है? तो वाटर तो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ही सेल के अंदर मौजूद रहता है। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान वाटर आता है और वो वाटर फिर इस एटीपी को एनर्जी रिलीज कराने में काम करता है। इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू एडीपी टू एटीपी और एटीपी टू एडीपी एनर्जी स्टोर करने के लिए और एनर्जी रिलीज करने के लिए एक सेल में जारी रहती है। और द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में एनर्जी कितना रिलीज होता है? 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। ADP can be converted to ATP by absorbing energy producing during respiration, and ATP can be converted back to ADP releasing energy to be used by the cells again and again. This ensures a continuous supply of energy to the organism। और इस प्रकार से ADP से ATP और ATP से ADP कंटिन्यूअस होते रहता है और सेल का में एनर्जी का स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी रिलीज का वर्क चलता रहता है ना। जब एटीपी से एडीपी बनेगा तो एनर्जी रिलीज और एडीपी से एटीपी बनेगा तो एनर्जी स्टोर होगा। The energy stored in ATP is used by the body cells for various purposes like contraction of muscles। और ये जो ATP का जो एनर्जी के लिए यूज किया जाता है, बहुत सारा बॉडी का वर्क होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड मेनी अदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी जो है बॉडी को मिलता है इसी तरह से। इन फैक्ट एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है सेल्स का। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाए। In most of the cases, the organisms, plants and animals carry out respiration by using oxygen called aerobic respiration। अब जितना भी ऑर्गेनिज्म्स है उसमें दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक होते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अधिकांश एनिमल्स में क्या होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं एनर्जी रिलीज के लिए, और देयर आर हाउएवर सम ऑर्गेनिम्स विच कैरी आउट रेस्पिरेशन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और कुछ ऑर्गेनिम्स हैं जिसमें कि बिना ऑक्सीजन का ही रेस्पिरेशन होता है, तो वैसे रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं क्या? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ग्लूकोज के बारे में जानिए। ग्लूकोज इज C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6 कार्बन का 6 मोलिक्यूल्स
H12 हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम, 6 कार्बन के एटम, H12 हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स मिलकर के बनाता है क्या? ग्लूकोज, एक मोलिक्यूल ग्लूकोज। तो एक मोलिक्यूल ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हुआ? C6H12O6। और इस एक मोलिक्यूल ग्लूकोज में कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम्स। कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 12 हाइड्रोजन एटम्स। और कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? तो 6 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इट इज ए 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन एटम कंपाउंड। ये क्या है? 6 कार्बन एटम कंपाउंड है ना। और इट इज द सिंपल फूड, यह फूड का सबसे सिंपल फॉर्म है, विच इज ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल्स, जिसका कि सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान। ग्लाइकोलाइसिस, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड या पायरुवेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड का दूसरा नाम क्या है? पायरुवेट। तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में जो ऑक्सीडेशन होता है उस प्रोसेस को ही कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल, और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया, या माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। तो ग्लूकोज का पहले क्या होता है? आपको ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड में, और ये प्रक्रिया कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, और इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और 1 molecule of glucose on glycolysis produce 2 molecules of pyruvic acid या पायरुवेट। और एक मोलिक्यूल ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा प्रोड्यूस करता है 2 मोलिक्यूल्स पायरुविक एसिड। एक मोलिक्यूल ग्लूकोज कितने मोलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा? 2 मोलिक्यूल्स। और पायरुविक एसिड इज ए 3 कार्बन एटम कंपाउंड, इसलिए पायरुविक एसिड क्या होगा? 3 कार्बन एटम कंपाउंड होगा। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पायरुवेट, और इसको ऑल्सो कहते हैं पायरुवेट। और इट इज ए कीटोनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है? कीटोनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड है। पायरुविक वेट क्या है? पायरुवेट या पायरुविक एसिड जो है वो कीटोनोइक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। द फॉर्मूला ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट इज CH3COCOOH। जो फॉर्मूला होता है पायरुविक एसिड का, वो जो स्ट्रक्चर होता है CH3, कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन के साथ, और फिर COO 2 ऑक्सीजन का बॉन्ड, फिर COOH। ये है आपका पायरुविक एसिड का फॉर्मूला, ये याद रखना है, CH3COCOOH। इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3COCOOH। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला ये हुआ। The fate of pyruvate formed during respiration depends on whether oxygen is present in the cells or not. If oxygen is present in the cells, then pyruvate is completely oxidized to carbon dioxide and water, and a lot of energy is produced in the form of ATP. यदि सेल के अंदर ऑक्सीजन मौजूद रहा तो उसके बाद वो जो पायरुवेट होता है, पायरुविक एसिड होता है, उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, वो कहाँ होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिलीज होगा, और साथ में एक लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है। पायरुवेट जो ऑक्सीडेशन करता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, वो डिपेंड करता है कि सेल में ऑक्सीजन है कि नहीं है। यदि सेल में जो आपका ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो गया है क्या चीज में? पायरुविक एसिड या पायरुवेट में। अब वह पायरुविक एसिड घुस जाएगा किस में? घुस जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इस माइटोकॉन्ड्रिया में घुसेगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में घुसेगा और वहां उसका ऑक्सीडेशन होगा।
यदि ऑक्सीजन है तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और लॉट ऑफ एनर्जी निकलेगा एटीपी के रूप में। और इफ हाउएवर ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल, और यदि सेल में ऑक्सीजन ना हो, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू आइदर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पायरुवेट जो है वो या तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, नहीं तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, पायरुवेट जो है वो दो चीज में कन्वर्ट हो सकता है, एक वो कन्वर्ट हो सकता है इथेनॉल प्लस CO2, और नहीं तो वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन सेल, सेल में यदि ऑक्सीजन नहीं रहे तो, डिपेंडिंग ऑन वेदर सच ए प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन ए प्लांट सेल और एनिमल सेल, वो प्लांट सेल में हो रहा है कि एनिमल सेल में हो रहा है। अगर एनिमल सेल में होगा तो लैक्टिक एसिड, और प्लांट सेल में तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड मच लेस एनर्जी इज रिलीज इन द सेल, और इसमें बहुत कम एनर्जी रिलीज होता है। और इस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी का रिलीज क्या होगा, बहुत कम होगा, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होंगे, और साथ में निकलेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। लैक्टिक एसिड, देखते हैं लैक्टिक एसिड क्या है। लैक्टिक एसिड इज ऑल्सो ए 3 कार्बन एटम कंपाउंड, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन एटम कंपाउंड है। 6 कार्बन एटम कंपाउंड कौन है, ग्लूकोज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टेट, इसको ऑल्सो हम लोग कहते हैं लैक्टेट, और इट इज हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, यह क्या है, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है। द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड और लैक्टेट इज, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CHOH COOH, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं CH3CHOH COOH, ये आपका लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों रेस्पिरेशन को हमें पढ़ना है।